मित्रों नमस्कार। आंध्र प्रदेश का एक गांव गोरमगदी, जहां एक संपन्न जमींदार के घर में, जहां महाकाव्यों और वैदिक ग्रंथों का संग्रह रहता है, जन्म होता है एक बालक का जिसका नाम होता है भूपति राजू लक्ष्मी नरसिम्हा राजू, जिसे बाद में दुनिया स्वामी ज्ञानानंद के नाम से जानती है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले और नोबेल प्राइज़ विनर जेम्स चैडविक के साथ ये काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आक्रांताओं के इतिहास के पाठ्यक्रम के बीच में इस न जाने कितने ऐसे वैज्ञानिकों और गणितज्ञों का इतिहास हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। इस वीडियो का उद्देश्य और इसके बाद कई वीडियोस की एक श्रृंखला होगी जिनमें मैं ऐसे वैज्ञानिकों और मैथमेटिशियंस को आपके सामने अपनी वीडियो में लाऊंगा। हालांकि इस वीडियो में तो मैं स्वामी ज्ञानानंद, जिनका नाम था भूपति राजू लक्ष्मी नरसिम्हा राजू, इनके बारे में, इनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के बारे में और इनकी ज़िंदगी के परत दर परत को आपके सामने रखने की पूरी कोशिश होगी। बस आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मित्रों, मैं यह दावा करता हूं कि 20वीं सेंचुरी में साधु से फिजिसिस्ट बनने वाले भूपति राजू यानी कि स्वामी ज्ञानानंद जैसी जिंदगी आपको किसी और वैज्ञानिक की नहीं मिलेगी। इनकी ज़िंदगी में न जाने कितनी नदियाँ, पहाड़ और जंगल आए। ये 10th फेल होते हैं, कारण क्योंकि इनका मन केवल साइंस और मैथ्स पढ़ने में लगता है। जमींदारी के प्रति इनका ज़ीरो इंटरेस्ट रहता है। पिता इनको गृहस्थ जीवन में उलझाने के लिए एक नाकाम कोशिश करते हैं। इनकी शादी करा दी जाती है, लेकिन पढ़ने के शौकीन स्वामी ज्ञानानंद के हाथ लगती है महात्मा बुद्ध की जीवनी। उससे प्रेरित होकर ये 19-20 साल की अवस्था में घर छोड़ देते हैं। जी हाँ, घर छोड़ देते हैं या ये कहें विश्व को कुछ देने निकल पड़ते हैं। सुदूर आंध्र प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में ही नियति लेती है इनकी परीक्षा। वहां इन्हें मलेरिया हो जाता है। रास्ते में वहां के स्थानीय निवासी युद्ध विकमारक इनको अपने घर ले जाते हैं, इनका उपचार करते हैं और फिर इन्हें स्वतंत्र कर देते हैं। लेकिन इसकी सूचना इनके घर वो दे देते हैं, लेकिन तब तक तो ये उनका घर छोड़ के आगे निकल चुके थे। सुदूर उत्तर हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, देवप्रयाग आदि शांत प्रिय स्थानों पे वो सेल्फ एनर्जी को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि उन्होंने बाद के अपने इंटरव्यू में कहा भी कि अगर आपको विश्व को जानना है तो आपको अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है। कुछ वर्षों तक वहाँ रहने के बाद ये ऋषिकेश आते हैं। वहाँ स्वर्गाश्रम में ये ठहरते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है पूर्णानंद स्वामी से। पूर्णानंद स्वामी इनसे बहुत प्रभावित होते हैं और इनको ज्ञान, विज्ञान, वैदिक ग्रंथों का एक संग्रह इनको देते हैं और जिसे लेके ये पुनः हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में चले जाते हैं और गहन अध्ययन करते हैं। और उस गहन अध्ययन का परिणाम होता है दुनिया को मिलने वाली एक ऐसी पुस्तक जिसका नाम होता है पूर्ण सूत्र। यह पुस्तक केवल आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, इसमें टाइम, स्पेस, रियलिटी जैसे बड़े गंभीर विषय लिए गए हैं। मित्रों, यहाँ यह बताना जरूरी हो जाता है कि नरसिम्हा राजू से इनको स्वामी ज्ञानानंद की उपाधि या ये कहें नया नाम देने वाले स्वामी पूर्णानंद ही थे। जैसा कि मैं बताया
कि ये हिमालय की गुफाओं में जाते हैं, वहाँ गहन अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद वो कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ों पे गहन अध्ययन करते हैं, लेकिन दुनिया इन्हें नहीं जानती। मैं अपनी एक वीडियो में जिसमें हाइजेनबर्ग के बारे में डिटेल बताया हूँ, उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में है। अगर हाइजेनबर्ग कॉन्शियसनेस की चर्चा करते हैं तो जर्मनी का बच्चा बच्चा जान जाता है, लेकिन मेरे यहाँ स्वामी ज्ञानानंद के कॉन्शियसनेस की बात तो जाने दें, इनके नाम को भी हमारे देश के बच्चे नहीं जानते। यहाँ थोड़ी विडंबना है और थोड़ा कष्ट है। ऋषिकेश में प्रवास के दौरान स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें बगैर बताए हुए इनके घर पे किसी तरह सूचना दे दी थी कि इस समय आपके बालक का ठहराव ऋषिकेश में है, लेकिन उनके पिता वहाँ आते उसके पहले ही यह हिमालय की तरफ चले गए थे। हिमालय में गहन 10 वर्षों की साधना के बाद इन्हें जो कुछ मिला उससे संतुष्ट थे और इधर पत्रों के जरिए अन्य माध्यमों से इनके ऊपर घर आने का दबाव भी पड़ रहा था। तो इस थोड़ा पशुपेश में रहने के बाद ये निर्णय लेते हैं और अपने पैतृक स्थान आंध्र प्रदेश में आते हैं। ये वर्ष होता है 1926 का। दोस्तों, जैसा मैं कहा कि इनकी ज़िंदगी में न जाने कितनी नदियाँ, पहाड़, जंगल आए। उन्हीं में से एक नदी, पहाड़ या जंगल जो भी कहें, वो ये आया कि जब ये घर लौटे तो इन्हें स्पिरिचुअल टीचर्स के रूप में अलग अलग समारोहों में, अलग अलग लेक्चर्स के लिए कॉलेजेस में बुलाया जाने लगा। मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ये था, आप घटना कह सकते हैं कि एक बार ये अपने घर के सामने बैठे थे और कुछ दूरी पे कुछ बच्चे फिजिक्स के किसी एक गहन प्रॉब्लम को लेके, एक टफ क्वेश्चन को लेके डिस्कस कर रहे थे। परम अध्यात्म का विज्ञान की तरफ मूवमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, परम अध्यात्म का विज्ञान की तरफ एक मूवमेंट होता है और ये वहाँ बच्चों के बीच जाते हैं और उनके प्रश्न को लेते हैं, मुस्कुराते हैं और एक पेपर पे उस जटिल प्रश्न का उत्तर देते हैं। बस अब क्या था, अब यह आध्यात्मिक गुरु अब एक फिजिक्स का गुरु बन गया था। बच्चों का इनके घर आना एक नियमित क्रम सा बन गया। इनकी रुचि आध्यात्म के साथ साथ भौतिकी में देखते हुए एक बार इनके पिता कहते हैं, इसे कहा जाता है कि एक बोल्ड सजेशन था कि व्हाई नॉट टू मूव जर्मनी, देयर यू कैन एक्सप्लोर योर स्पिरिचुअलिटी, योर फिजिक्स नॉलेज एज वेल। ये अपने गुरु पूर्णानंद को पत्र लिखते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं और फिर इस युवा की गति होती है एक विश्व की तरफ, विश्व में अपनी पहचान बनाने की तरफ। जी हाँ, 1927 में भारत से निकले इस युवा के साथ होती है उसकी पुस्तक पूर्ण सूत्र और उसके अंतस्थल में होता है भारतीय दर्शन। वो पहुंचते हैं जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, जर्मनी की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी ड्रेसडेन, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डेम्बर से। कुछ ही दिनों बाद डेम्बर की थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे एक चर्चा होती है, एक पब्लिक एड्रेस कहें होता है यूनिवर्सिटीज़ के एल्यूमिनाइज़ के बीच में। वहाँ वो उनके लेक्चर को सुनते हैं और बाद में बड़े स्पष्ट शब्दों में खुले मन से वो डेम्बर से कहते हैं कि सर, आपकी स्पीच में जो फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी थी वो बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन क्योंकि मैं 10th फेल हूँ
तो जो उसका मैथमेटिकल पार्ट था, जो कैलकुलेशन था, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो क्या आप मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं? डेमबर पहले ही उनसे प्रभावित थे, वो उन्हें वहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अनुमति देते हैं, एडमिशन कराते हैं, और एडमिशन और वहाँ की पढ़ाई के खर्च के लिए वो जर्मनी में उस लोकल प्लेस में स्पिरिचुअलिटी के लेक्चर्स देते हैं, उससे पैसा अर्न करते हैं। मित्रों, यह दौर था 1930s का। जर्मनी में आर्थिक मंदी थी और वहाँ के कॉफ़ी हाउसेज में और राजनीतिक गलियारों में हिटलर के प्रभाव में आने की खबरें सुर्खियों में थी। ऐसे में स्वामी ज्ञानानंद थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं और वो चले आते हैं चेकोस्लोवाकिया। वहाँ प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी में वो वैक्यूम ट्यूब और हाई टेंशन वैक्यूम ट्यूब स्पेशली उस पर काम करते हैं। इन्हीं दिनों जेम्स चैडविक, जो कि न्यूट्रॉन की खोज किए थे, उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित, न्यूट्रॉन की खोज के एक्सपेरिमेंट से संबंधित खबरें लगातार जर्नल्स में और न्यूज़पेपर्स में आ रही थी। हिमालय की खाक छानने वाले इस योगी वैज्ञानिक ने पहले ही ये सिद्ध कर चुका था कि भौगोलिक दूरियां इनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। ये चले आते हैं ब्रिटेन, लिवरपूल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ इनकी मुलाकात होती है जेम्स चैडविक से। चैडविक साहब को अपनी उपलब्धियों को इन्होंने बताया। जेम्स चैडविक, जो बाद में इनको नोबेल प्राइज मिला, इसके बाद इन्होंने बीटा रेज पे गहन अध्ययन किया। जेम्स चैडविक भी उसमें शरीक थे। इन्होंने ये सिद्ध किया कि बीटा पार्टिकल्स का एक और सोर्स है, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज पहले हो चुकी थी। तो इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है और न्यूट्रॉन के टूटने से भी बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। दोस्तों, जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी, तो ये योगी वैज्ञानिक स्वामी ज्ञानानंद मैग्नेटिक लेंस के जरिए बीटा पार्टिकल्स को स्पेक्ट्रोग्राफ पे अटैक करा रहे थे। आप आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि बीटा पार्टिकल्स का स्पेक्ट्रम ले रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जब ब्रिटेन में रिसर्च के लिए उचित माहौल नहीं था, रिसर्च के लिए पर्याप्त फंडिंग नहीं थी, तो वो यूएसए के मिशिगन यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं और वहाँ प्रोफेसर लिंडसे के साथ बीटा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी पे फिर से काम शुरू करते हैं और बीटा रेडिएशन ऑन यूरेनियम, एंटीमनी, टंगस्टन, इस नाम के उनके जर्नल्स छपते हैं। अब समय था 1947 का। देश आज़ाद होता है। जी हाँ, देश आज़ाद होता है और देश की मिट्टी इन्हें बुलाती है। आते ही 1948 में इनको नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी दिल्ली में, जो आज भी है, उसको उनको यहाँ पे इसका सीनियर प्रोफेसर बनाया जाता है। डायरेक्टर की पदवी इनको बाद में मिलती है। देश का पहला साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज करने की एक डिवाइस है। इसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है। आज भी नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में इसका एक प्रतिरूप रखा हुआ है। इस साइक्लोट्रॉन को बनाने का श्रेय स्वामी ज्ञानानंद को ही जाता है। नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में काम के दौरान वो अपने गांव जाते हैं, कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकते हैं और दुर्भाग्यवश वहाँ एक भीषण दुर्घटना के शिकार होते हैं। 1 वर्ष के बाद ठीक होने पे उन्हें आंध्रा यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर फिजिक्स प्रोग्राम शुरू करने के लिए निवेदन दिया जाता है। निवेदन स्वीकार करते हैं। आंध्रा यूनिवर्सिटी न्यूक्लियर फिजिक्स का अलग डिपार्टमेंट शुरू करने वाला
पहला विश्वविद्यालय बनता है। मित्रों, 1965 से अपने जीवन के आखिरी वर्ष 1969 तक स्वामी ज्ञानानंद वहाँ हेड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रहते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यूरेनियम, एंटीमनी जैसे जटिल तत्वों के बीच भी योगी वैज्ञानिक ज्ञानानंद के जीवन का परम तत्व आध्यात्मिकता ही था।